नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अनुभव। आज के नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज कवरेज के एपिसोड 1 में हम बात करेंगे इस हफ्ते घटी कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खबरें, जिसमें से पहला है भारत का फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के पहले क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ का डेटा। दूसरी हमारी खबर होगी बीबीसी न्यूज पोर्टल की एक रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि इस साल जापान में लगभग 40,000 लोग अपने घरों में मृत पाए गए। अगला हमारा टॉपिक होगा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसमें सीएनएन न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में आई हुई बाढ़ भारत की वजह से हुई। भारत ने डैम का पानी खोल दिया, जिसकी वजह से बांग्लादेश में बाढ़ आ गई। अगला हमारा होगा टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव की फ्रांस में हुई गिरफ्तारी के बारे में। और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बात करके, जिसे पिछले दिनों केंद्र सरकार ने पारित किया, और जानने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के 23 लाख कर्मचारियों को किस तरह से बेनिफिट होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस साल के क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ यानी तिमाही सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का डेटा आ चुका है, जिसमें कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के पहले तिमाही में यानी अप्रैल मई जून में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो लगभग 7% है, जो कि इस साल की पहली तिमाही यानी जनवरी फरवरी मार्च के डेटा से 0.8% कम है। यानी जनवरी फरवरी मार्च का जो डेटा था वो 7.8% था। अगला जो क्वार्टर है यानी जुलाई अगस्त सितंबर का, उसका जो अनुमानित वृद्धि दर है वो 6.7% है। यानी कि हमारा जीडीपी ग्रोथ धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में जो भारत का जीडीपी ग्रोथ था वो 8.2%। अब इसके पीछे क्या पॉसिबल रीजंस हैं? तो मंदी का आंशिक कारण सरकारी खर्च पर अंकुश लगाना हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले उसके दौरान आचार संहिता लागू थी। दूसरे आंकड़े के अनुसार कृषि क्षेत्र ने काफी खराब प्रदर्शन किया है। उसको बढ़ाने वाले कौन कौन से कारण हैं? इसमें पहला है कंस्ट्रक्शन 10.5%, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटीज सर्विसेज जो है 10.4%, और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग जो है 7%। ये तीन सेक्टर हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। इन सब चीजों के बावजूद भी भारत इस टाइम पर दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जबकि चाइना जीडीपी ग्रोथ इन अप्रैल एंड जून क्वार्टर वाज ओनली 4.7%। अब एनालिस्ट्स का क्या कहना है भारत के जीडीपी ग्रोथ के बारे में? तो एक रेटिंग एजेंसी है मूडीज, इनका कहना है कि इंडिया इकोनॉमी विल ग्रो एट 7.2% इन 2024, और अगले साल 2025 में ये 6.6% के रेट से ग्रो करेगी। इसके अलावा एक और रेटिंग एजेंसी है ईएनवाई, और इनका कहना है कि इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 विल बी बिटवीन 7% टू 7.2%। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जिसमें कहा गया है नियरली 40,000 पीपल डाइड होम अलोन इन जापान दिस ईयर, रिपोर्ट सेज बीबीसी। यानी बीबीसी न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि इस साल जापान में लगभग 40,000 लोग अपने घरों में मृत पाए गए। जापान की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के 2024 की पहली छमाही के आंकड़े के अनुसार अकेले रहने वाले कुल 37,227 लोग घरों में मृत पाए गए, जिनमें से 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या लगभग 70% है। इनमें से लगभग अकेले मरने वाले 40% लोगों का शव एक दिन के भीतर ही बरामद कर लिया गया, जबकि 4,000 लोगों का शव उनकी मृत्यु के एक महीने से अधिक समय बाद खोजा गया, और लगभग 130 शवों का पता कम से कम एक वर्ष बाद पता चला। यानी इनके कोई रिलेटिव्स ही नहीं है, ना इनको कोई पूछने वाला है। जापान करेंटली हैज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि इस टाइम पर जापान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वृद्ध लोगों वाला देश है। डेटा सेट में सबसे ज्यादा 7,498 शव 85 साल या उससे ज्यादा की उम्र के लोगों के थे। उसके बाद 75 साल से 80 साल के लोगों के शव 5,920 थे, और 70 से 74 साल के लोगों के शव 5,635 थे। इस वर्ष की शुरुआत में जापानीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी रिसर्च यानी जापानी राष्ट्रीय जनसंख्या राष्ट्रीय सुरक्षा अनुसंधान संस्थान ने कहा कि अकेले रहने वाले बुजुर्ग नागरिकों की
लगभग 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग की संख्या 2050 तक 10.8 मिलियन तक पहुंच जाएगी, यानी लगभग 1 करोड़। और सिंगल पर्सन हाउस होल्ड यानी एकल व्यक्ति परिवार, यानी ऐसा परिवार जिसमें सिर्फ एक लोग हैं, की संख्या 23.3 मिलियन पहुंच जाएगी, यानी कि 2.3 करोड़। अप्रैल में जापानी सरकार ने देश में दशकों से चली आ रही अकेलेपन और अलगाव की समस्या से निपटने के लिए एक विधेयक भी पेश किया, जो आंशिक रूप से देश की बढ़ती उम्रदराज आबादी के कारण है। जापान लंबे समय से अपनी बढ़ती उम्र और घटती आबादी का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देश के लिए इस बदलाव को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। पिछले साल प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा था कि उनका देश अपनी घटती जन्म दर के कारण एक समाज के रूप में काम करने में असमर्थ हो रहा है। कुछ पड़ोसी देश भी इसी तरह की जनसांख्यिकीय चुनौती का सामना कर रहे हैं, जिसमें से 2022 में चाइना की जनसंख्या 1961 के बाद पहली बार डिक्लाइन करती हुई देखी गई। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में बार-बार दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर देखा जा रहा है, यानी इन देशों में जनसंख्या घट रही है, लोग बुजुर्ग होते जा रहे हैं और एक फैमिली के तौर पे, एक सोसाइटी के तौर पे ये काफी वीक हो गए हैं। अब बात करते हैं सीएनएन न्यूज़पेपर के एक मिसलीडिंग नैरेटिव के बारे में, जिसमें कहा गया कि हाल के टाइम पे बांग्लादेश में आई हुई बाढ़ भारत की वजह से है, कि भारत ने बांध का पानी खोल दिया, जिसकी वजह से वहां पे बाढ़ आ गई। सीएनएन न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश के कुछ इलाकों में बाढ़ का कारण त्रिपुरा में गुमटी नदी पर बांध का द्वार खोलना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, यानी फैक्चुअली नॉट करेक्ट, और इसका कथक भ्रामक है, यानी नैरेटिव इज मिसलीडिंग। साथ ही कहा गया कि यह भारत सरकार द्वारा जारी किए गए तथ्यों की अनदेखी भी करता है। ऑल्सो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री सेड, उन्होंने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया कि जल संसाधन प्रबंधन यानी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के मौजूदा संयुक्त तंत्र के माध्यम से दोनों देशों के बीच डेटा और महत्वपूर्ण सूचनाओं का नियमित समय पर आदान प्रदान होता है। बांग्लादेश लगातार मानसून की बारिश और नदियों के उफान के कारण विनाशकारी बाढ़ से जूझ रहा है, जिनमें कम से कम 23 लाख लोगों की मौत हो गई है। 11 जिलों में पानी भर गया है और लगभग 15 लाख लोगों की आबादी वाले शहर का एक बड़ा हिस्सा अब जलमग्न हो गया है। विदेश मंत्रालय ने यह स्वीकार किया कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गुमटी नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में इस वर्ष की सबसे ज्यादा भारी बारिश हुई है, लेकिन कहा कि बांग्लादेश में बाढ़ का मुख्य कारण निचले जलग्रहण क्षेत्र यानी डाउन स्ट्रीम कैचमेंट्स एरियाज से आने वाले पानी के कारण हुआ है। विदेश मंत्रालय का कहना है डम्बूरबाद सीमा से काफी दूर है, यानी बांग्लादेश से लगभग 120 किलोमीटर ऊपर। यह कम ऊंचाई लगभग 30 मीटर ऊंचा बांध है जो बिजली पैदा करता है और ग्रिड में जाता है, जिससे बांग्लादेश त्रिपुरा से 40 मेगावाट बिजली भी लेता है। पूरे त्रिपुरा और बांग्लादेश के आसपास के जिलों में 21 अगस्त से भारी बारिश जारी है। 21 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक बांग्लादेश के बढ़ते रुझान को दर्शाने वाले आंकड़े उपलब्ध कराए गए थे। दोनों देशों के बीच लगभग 54 आम सीमा पार नदियां बहने के कारण नदी जल सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच आम नदियों में आने वाली बाढ़ एक साझा समस्या है, जिससे दोनों पक्षों के लोगों को परेशानी होती है तथा इसके समाधान के लिए घनिष्ठ और आपसी सहयोग की आवश्यकता भी है। अब बात करते हैं टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव की गिरफ्तारी के बारे में और उनके मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पे क्या आरोप लगे हैं। 24 अगस्त को पावेल दुरोव को फ्रांस के एक हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया। 8 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय धोखाधड़ी निरोधक कार्यालय, जो विभिन्न वित्तीय अपराधों की जांच करता है, ने टेलीग्राम पर कथित आपराधिक गतिविधियों जैसे मादक पदार्थों यानी नशीले पदार्थों की तस्करी, धोखाधड़ी, धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग, बाल यौन शोषण यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के सामग्री का विवरण, आपराधिक लेनदेन को बढ़ावा देना और कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग न करने से इनकार करने के लिए जांच शुरू कर दी। हालांकि डुरोव पर अभी आरोप नहीं लगाए गए हैं, लेकिन रूस और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने 39 ईयर ओल्ड पावेल दुरोव तक काउंसलर एक्सेस की मांग का अनुरोध किया है, क्योंकि दुरोव के पास इन दोनों देशों की नागरिकता है। अब बात करते हैं टेलीग्राम को इस मुकाम तक कैसे पहुंचाया गया। तो 2013 में लॉन्च किया गया था टेलीग्राम।
व्हाट्सएप जैसा ही एक मैसेजिंग ऐप है, आप सब में से बहुत सारे लोगों ने यूज भी किया होगा, जहां उपयोगकर्ता बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं के साथ चैनल बना सकता है या उनसे जुड़ सकता है और इन चैनलों पर सामग्री साझा की जाती है, यानी कंटेंट शेयर किए जाते हैं। लोगों से बातचीत करने के अलावा उनको संगठित करना या समाचार अपडेट साझा करने जैसे काम किए जाते हैं। भारत में भी टेलीग्राम बंद हो जाएगा। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और गृह मंत्रालय संपर्क में है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या टेलीग्राम के खिलाफ इसी तरह के उल्लंघन की कोई शिकायत भारत में दर्ज है या नहीं। टेलीग्राम एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रदान करता है, जिसका यह अर्थ है कि संदेशों को केवल उस डिवाइस पर पढ़ा जा सकता है जो उन्हें भेजता है और जिस डिवाइस पर उन्हें प्राप्त किया जाता है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसी समान सेवाओं के बीच जो बड़ा अंतर है वो ये है कि आप टेलीग्राम पर कितने भी ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के आकार लगभग 1000 उपयोगकर्ता तक सीमित रहते हैं, जबकि टेलीग्राम पर 2 लाख तक उपयोगकर्ता एक ग्रुप में हो सकते हैं। रसिया ने पावेल दुरोव की गिरफ्तारी के बारे में कैसा रिएक्ट किया? तो रसिया ने भी यूएई के साथ-साथ फ्रांस से काउंसलर एक्सेस की मांग की है कि उन्हें काउंसलर एक्सेस प्रदान किया जाए, जिससे वो पावेल दुरोव से संपर्क में आ जाए। अब बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिसमें लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। अब 5 पॉइंट में समझ लेते हैं कि इससे क्या फायदा होने वाला है। तो पहला है एश्योर्ड पेंशन। जिन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने न्यूनतम 25 साल तक सेवा की है, उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के दौरान उनके औसत मूल वेतन का यानी बेसिक सैलरी का 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगा। 25 वर्ष से कम सेवा करने वाले लोगों के लिए पेंशन उनके कार्यकाल के अनुपात में होगा, जिसमें न्यूनतम योग्यता सेवा अवधि 10 साल निर्धारित की गई है, यानी कि 10 साल आपको नौकरी करनी ही है। एश्योर्ड फैमिली पेंशन, इस केस में जो एम्प्लॉई है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी पेंशन का 60% उसकी फैमिली को मिलेगा। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, ऐसे एम्प्लॉई जो जो मिनिमम अवधि है 10 साल नौकरी करने की, अगर वो 10 साल नौकरी कर लेते हैं तो उनको मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। लास्ट है इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, यानी कि महंगाई के साथ साथ पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इसमें कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग और महंगाई के बढ़ने के साथ साथ पेंशन में भी वृद्धि की जाएगी। अब जो लमसम अमाउंट मिलता है सुपर एन्युएशन के टाइम पे, यानी जब लोग नौकरी छोड़ते हैं तो उस टाइम जो लमसम अमाउंट मिलता है, तो ग्रेचुइटी के अलावा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय एक मुश्त भुगतान प्राप्त होगा। दिस विल बी कैलकुलेटेड एज 1/10 ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी इंक्लूडिंग डेली अलाउंस फॉर एवरी 6 month ऑफ सर्विस कंप्लीटेड। दिस लम्प सम विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एश्योर्ड पेंशन, यानी कि इसकी गणना प्रत्येक 6 महीने की सेवा के लिए उनके अंतिम मासिक वेतन डीए सहित के 1/10वें हिस्से के रूप में की जाएगी। यह एक मुश्त राशि सुनिश्चित पेंशन की राशि को कम नहीं करेगी। यदि राज्य सरकारें इसमें भाग लेने का निर्णय लेती हैं तो ये 23 लाख की संख्या बढ़ के लगभग 90 लाख हो जाएगी, जिससे इस योजना का लाभ पूरे भारत के सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज कवरेज के अगले एपिसोड में। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।